बार बार फ्लैश मैसेज आ रहा है। इस कंटेनर को बोलते हैं वोल्टामीटर। ध्यान रखना, एक आता है वोल्ट मीटर, एक है ये वोल्टामीटर। वोल्टामीटर का मतलब तो होता है ये कंटेनर जिसके अंदर वो बैटरी वाला जो कंटेनर है, ये वोल्टामीटर। लेकिन वोल्ट मीटर क्या होता है? जो वोल्टेज मेजर करता है। ठीक है, इस वोल्टामीटर में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड। इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये एनोड, ये कैथोड। ठीक है ना। अब एक बात याद रखेंगे, जो भी एनोड होता है, एनोड ये प्योर होना चाहिए। प्योर, मैं जो भी बात बता रहा हूं अब ये केमिस्ट्री की चली गई है, वैसे फिजिक्स में लिखी हुई नहीं है। प्योर होना चाहिए मतलब कि अगर आप यहाँ पे चांदी लगाओगे, एजी लगाओ चांदी, तो आप क्या करोगे? प्योर चांदी लगाओगे। यहाँ पे क्या लगाओगे? प्योर चांदी। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे जेडन की रोड लगाई तो वो कैसे होनी चाहिए? प्योर। ये प्योर इम्प्योर कुछ भी हो सकती है। जो कैथोड है वो प्योर इम्प्योर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो एनोड होता है वो प्योर ही रखना होता है। ये हर बार कैसा रखना होता है? प्योर। अब ये जो मैंने ये प्योर वाला केस बताया, ये केवल केमिस्ट्री के पार्ट का है। वहां पे एक फेराडे लॉ आएगा, फेराडे लॉ आएगा, वो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ। क्या होता है? जैसे मान लो कि हमारी राधा है, ठीक है, राधा के पास में एक चांदी की पायल है। अब चांदी की पायल क्या होती है? घर में पड़ी पड़ी काली पड़ जाती है। ठीक है, तो काली पड़ जाती है तो अपने सुनार के पास जाते हैं। तो अपना सुनार कौन है? वो आर्किमिडीज के टाइम सुनार कौन था? जयंती लाल था ना। आर्किमिडीज वाले टाइम पे कहानी सुनाई थी उस दिन, जयंती लाल नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जाती है सुनार के पास में और कहती है कि मेरी ये चांदी की पायल बन गई है काली, इसको साफ सुथरी कर दो। अब चांदी की पायल जब दी थी तब क्या थी? मान लेते हैं तब थी वो 100 ग्राम की। कितने ग्राम की थी? 100 ग्राम की। अब वो जो सुनार है वो क्या करेगा? वो ले जाएगा, इस तरह से बैटरी होगी उसके पास में, उस बैटरी के एनोड के ऊपर, बैटरी के एनोड के ऊपर लगा देगा आपके चांदी की पायल, क्योंकि यहाँ पे प्योर चीज लगानी थी। तो इसकी तो चांदी की पायल क्या थी? प्योर थी, तो इसको लगाया प्योर के ऊपर। और इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएगा। फ्लो करवाएगा का मतलब उल्टी फ्लो कराएगा। ये आपने सीधी देख रहे हो ना, इसकी जगह क्या करेगा? उल्टी फ्लो करवाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी उल्टी फ्लो होना शुरू होगी, इलेक्ट्रिसिटी उल्टी फ्लो होना शुरू होगी, तो यहाँ की चांदी उतरेगी, यहाँ की चांदी उतरेगी। ठीक है ना, यहां से चांदी उतरेगी और उतर के कहां जाना शुरू हो जाएगी? कैथोड पे। उतर के कहां जाना शुरू हो जाएगी? कैथोड पे। यहाँ की चांदी उतर के कहां जाएगी? कैथोड पे। अब ये 100 ग्राम की पायल लगाई इसने, इसके ऊपर की जो चांदी काली पड़ गई थी वो क्या करेगी? यहाँ से उतरेगी, उतर के कहां भागेगी? पहले तो सॉल्यूशन में घुलेगी और सॉल्यूशन से घुल के कहां जाएगी? चिपकने लग जाएगी कैथोड पे। अब जो ये कैथोड पे चिपकना शुरू हुई है, ठीक है ना, तो प्योर चांदी यहां चली गई, जो ऊपर की काली पड़ गई थी। प्योर थी चांदी लेकिन काली पड़ गई थी, तो वो कहां चली गई थी? कैथोड पे। अब इसके नीचे की जो ऊपर की परत काली थी, उसके नीचे की परत कैसी होगी? वो तो एकदम चमकीली होगी, तो वो नीचे की परत रह जाएगी और इसको लाके वापस दे देंगे पायल। ये घर आके चेक करती है तो पायल निकली 88 ग्राम, दी थी 100 ग्राम, निकली कितनी? 88 ग्राम, और पैसे वो ले लिए उसने। ठीक है ना, साफ सफाई करने की। अब एक्चुअल में वो सुनार करता क्या है? वो एक इलेक्ट्रोलाइसिस वाली आपके इक्वेशन करवाता है। इसके अंदर क्या होता है? जब भी यहां से करंट फ्लो करवाई जाएगी तो यहाँ का मास उतरेगा, यहाँ का मास उतर के कहां जाके चिपकना शुरू हो जाएगा? कैथोड में। ठीक है ना, यहाँ पे इसे बोलते हैं फेराडे लॉ। जितनी ज्यादा करंट फ्लो करवाओगे उतना ज्यादा मास जाएगा वहां पे। तो M प्रोपोर्शनल टू I, M प्रोपोर्शनल टू I। कितना मास जाएगा? जितनी ज्यादा आप करंट फ्लो कराओगे, जितनी देर तक कराओगे, जितनी देर तक कराओगे, ज्यादा देर तक कराओगे तो सारी उतर के वहां चली जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात को? थोड़ी देर के लिए हाँ, बात तो सही है तेरी, लेकिन उसमें टाइम तो लगेगा ना। हाथों हाथ तो नहीं होगी, ऐसे थोड़ी है कि करंट फ्लो कराएगी हाथों हाथ ही सारी पायल उधर चली, ऐसा तो नहीं होगा। धीरे धीरे जाएगी, धीरे धीरे वो मटेरियल उतरेगा। तो कितना मास उतर के जाएगा ये प्रोपोर्शनल किसके है? I के। कितनी करंट फ्लो कराई मल्टीप्लाई T के कितने टाइम तक फ्लो कराई। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लिख देते हैं M इक्वल टू ZIT, M इक्वल टू ZIT। अब मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपकी केमिस्ट्री में हटा हुआ है, फेराडेज लॉ। ये वाला टॉपिक आपके हटा हुआ है, ना आपने 11th में पढ़ा, ना आपने 12th वालों ने पढ़ा, कुछ किसी ने नहीं पढ़ा, लेकिन आपको ये याद रखना है।
क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि फिजिक्स के जब कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं ना तो वहां पे ये पूछ लेता है सिंपल कि ऐसा कुछ होता है क्या, ठीक है ना, कितना ज्यादा मास उतर के जाएगा। यहां तक की बातें समझ में आ गई? अच्छा, ये ऑफ द टॉपिक था। अब हमको समझना है कि ये है क्या है, इसमें चक्कर क्या है। अब देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि करंट इसके अंदर डाल रहे हैं, जबकि हकीकत में अभी तो ये क्या थी, जो हमने सुनार के टाइम पे क्या करता है वो इसके अंदर करंट डालता है, एनोड में करंट डालता है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, फिजिक्स में काम लेते हैं, तो फिजिक्स में हम एनोड से करंट लेते हैं। इसके अंदर पहले से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी भरी पड़ी है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया है और ये नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक वायर जोड़ते हैं जिस पे लगा दिया हमने रेजिस्टेंस, तो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये करंट कितना फ्लो होगा वो डिपेंड करता है कि इनका वोल्टेज का डिफरेंस कितना है। अब करंट में फ्लो होता है तो कौन फ्लो हो रहे हैं? चार्ज पार्टिकल्स। तो पॉजिटिव वाले के लिए मानते हैं या नेगेटिव वाले के लिए? वैसे तो नेगेटिव ही फ्लो करता है। तो नेगेटिव कैसा फ्लो करता है? उल्टा। पॉजिटिव कैसा फ्लो करता है? सीधा। तो नेगेटिव वाला, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, चलता 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 यहां अंदर आ गया। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन को केवल यहां तक नहीं पहुंचना है, इसको करना है सर्किट कंप्लीट। इसको क्या करना है? सर्किट कंप्लीट। तो ये यहां पे आने के बाद में वापस यहां पे भी पहुंचेगा। मतलब सी से निकला, इस वायर से जाएगा, रेजिस्टेंस में जाएगा, आएगा और फिर यहां एनोड से वापस कहां आना है? कैथोड। तब जाके इसका सर्किट कंप्लीट होगा। तो इसे इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए? इस सी से वापस सी तक आने के लायक एनर्जी चाहिए, ठीक है ना। अब है ये एनर्जी, लेकिन जब शुरुआत हुई थी फिजिक्स के अंदर इन बैटरी के बारे में, तो इसे बोल दिया ये कोई फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को कहता है कि आप जाके वापस घूम के आ जाओ। क्या मान लिया इसको? फोर्स। मान क्या लिया इसको? फोर्स। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो इसका नाम ही क्या रख दिया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है। अब शुरुआत में इसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ मान लिया था, लेकिन बाद में पता चला ये फोर्स नहीं होता है और ये क्या होती है? एनर्जी, ठीक है ना। अब है ना कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल की विमा लिखो, डायमेंशन लिखो। तो आपके दिमाग में क्या होता है, कई बच्चों के नहीं पता होता है, यार लिखा है ना फोर्स, फोर्स की डायमेंशन लगा दो, क्योंकि सर ने बताया था जितने भी फोर्स होते हैं सारे सेम होते हैं, लगा दो फोर्स की डायमेंशन, ठीक है। तो आप फोर्स की डायमेंशन लगा दोगे तो गलत हो जाओगे। ये क्या रहेगी? एनर्जी पर कूलम। जो वोल्ट की जो डायमेंशन होती है वही लगानी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यहां तक समझ में आया। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है? मतलब ये है जिस टर्मिनल से स्टार्ट हुआ वहीं पे वापस पहुंचना चाहिए, इतनी एनर्जी होनी चाहिए। अगर मान लो ये केवल यहां से यहां तक पहुंचा तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। सी से लेके ए तक पहुंचा या ए से सी तक पहुंचा, कुछ भी हुआ, दो टर्मिनल्स के बीच की जो एनर्जी या वोल्टेज डिफरेंस होगा उसे तो क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज। लेकिन ईएमएफ का मतलब क्या है? पूरे सर्किट में घूमना चाहिए। पूरे सर्किट का मतलब क्या है? एक्सटर्नल सर्किट, इस बैटरी के बाहर का सर्किट प्लस बैटरी के अंदर का सर्किट क्या है? ए टू सी, ठीक है ना। तो पूरे सर्किट में फ्लो होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो होती है ईएमएफ, ठीक है। अब आपके बुक्स में ना ईएमएफ की डेफिनेशन क्या लिखोगी? ईएमएफ की डेफिनेशन ऐसी लिखी है कि यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलम चार्ज को कितनी एनर्जी दे कि वो पूरे सर्किट में फ्लो करे। कितने सर्किट में? पूरे सर्किट में, पूरे सर्किट। वो जो एनर्जी होती है उसे बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, मान लो पूरे में फ्लो ही ना करे, वो केवल एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक ही पहुंचे, तब क्या बोलेंगे उसे? टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे उसे? टर्मिनल वोल्टेज। अब टर्मिनल वोल्टेज को हम मेजर कर सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज को कैसे मेजर कर सकते हैं? इसके पीछे देखो, यहां पे एक वोल्टमीटर का कनेक्शन लगा दो, यहां लगा दो, एक वोल्टमीटर लगा दिया। तो वोल्टमीटर क्या करता है? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नाप लेता है। तो इसने यहां का और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस नाप लिया और आपको क्या पता चल गया? टर्मिनल वोल्टेज। तो वोल्टमीटर, ध्यान रखना ये वोल्टामीटर अलग चीज है, वोल्ट मीटर। ये वोल्टमीटर क्या करता है? टर्मिनल वोल्टेज नाप सकता है। क्या इससे ईएमएफ नापा आपने? नहीं। ईएमएफ तो तब आएगा ना जब क्या हो, ये यहां से घूम के वापस यहां आ जाए। ईएमएफ तो कब आएगा? जब यहां से घूम के वापस यहां आ जाए। अब जब भी आप नापना शुरू करते हो तो करंट फ्लो हो जाती है, करंट फ्लो हो जाती है तो कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ जाता है बाहर का। आप बाहर के रेजिस्टेंस को जीरो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाहर का रेजिस्टेंस जीरो कर दोगे तो नापोगे कैसे? करंट ही फ्लो नहीं होगी, ठीक है ना। तो जब भी हम ईएमएफ मेजर करना चाहते हैं तो हमें बाहर के रेजिस्टेंस को जीरो करना पड़ता है और करंट फ्लो होती ही नहीं है। अब
जब करंट नहीं फ्लो होती है तभी क्या मेजर किया जा सकता है, ईएमएफ। कॉन्सेप्ट में समझ लेना, क्योंकि आगे पोटेंशियल मीटर में ये बहुत काम आएगी, ये लाइन ही बहुत काम आएगी कि जब बैटरी से करंट फ्लो नहीं होती है, बैटरी से करंट फ्लो नहीं होती है, उसी केस में क्या नापा जा सकता है, ईएमएफ। उसी केस में आप मेजरमेंट क्या ले सकते हो, ईएमएफ। अगर करंट फ्लो हो गई उस केस में क्या मेजरमेंट आएगा आपके पास में हर बार, टर्मिनल वोल्टेज। यहां तक बातें समझ में आई, पक्का, बिल्कुल। क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज और ईएमएफ के अंदर डिफरेंस बेसिकली यही है, ईएमएफ जब भी मेजर होगा तो करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए, और टर्मिनल वोल्टेज जब भी मेजर होगा तब करंट फ्लो हो रही होगी, तभी वो मेजर हुआ है। यहां तक बातें समझ में आ गई। अच्छा, अब यहां पे यहां से यहां तक पहुंचने में जो उसको रेजिस्टेंस ऑफर होता है अंदर बैटरी के इंटरनल पार्ट में, एक एनोड से कैथोड की तरफ जाने में उसको जो इलेक्ट्रॉन को रेजिस्टेंस ऑफर होता है उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। मतलब ये रेजिस्टेंस सर्किट के बाहर नहीं है, सर्किट के अंदर में कहां है, बैटरी के अंदर चल रहा है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से है, सोचो। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचना चाहता है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचना चाहता है, तो बीच में क्या आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स है। इलेक्ट्रॉन जाता है, भिड़ जाता है, अब भिड़ गया तो स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर वापस चलना शुरू करना पड़ेगा, तो रेजिस्टेंस ऑफर हो गया, एनर्जी लॉस हो रहा है। तो यहां पे एक तो दे रहा है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, समझ में आ गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफर दे रहा है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, तो इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, सांद्रता, इससे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने का पहला तरीका, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज करोगे तो क्या होगा, आपके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाए। यहां तक ठीक है, ओके। अब दूसरा, मान लो कि ये यहां से यहां तक जा रहा है, तो इसे कितना चलना पड़ रहा है ना, तो आप क्या करो, दो इलेक्ट्रॉन को पास में लेके आ जाओ, जल्दी से फटाफट पहुंचे। ये इलेक्ट्रॉन इसके पास में होता है, यही होता तो क्या करता, फटाफट से पहुंच जाता। तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रोड को पास में लेके आओगे, पास में लाओगे तो क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। दो तरीके, पहला कंसंट्रेशन, दूसरा इलेक्ट्रोड्स को पास में लेके आओ। अब पास में तो लेके आ गए, लेकिन पास में लाए तो इनकी तो क्या है, ये भी लाइन है और ये भी एक रोड ही है, ठीक है। मैं क्या करूं, इस रोड की जगह क्या बना दूं, प्लेट। रोड की जगह क्या बना दूं, प्लेट बना दूंगा, तो इसकी क्या है, बहुत बड़ा सारा एरिया हो जाएगा, इसका भी बड़ा सारा एरिया हो जाएगा, तो जल्दी से निकल के पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्लेट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, प्लेट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड ये इंक्रीज करेंगे। तीन ऑप्शन, पहला क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन चेंज की, दूसरा क्या किया, इलेक्ट्रोड्स को पास में लेके आ गए, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, तीसरा क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट्स के प्लेट का एरिया इंक्रीज किया मैंने, ठीक है ना। चौथा, अब की बार क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। टेम्परेचर डिक्रीज क्यों किया, क्योंकि इसकी टेम्परेचर होने से जो एक्स्ट्रा एनर्जी आती है मॉलिक्यूल्स की, और वो एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से ही टेढ़े चल रहे हैं, तो हम उस एक्स्ट्रा एनर्जी को ही खत्म करना चाहते हैं। तो अभी जैसे मैंने सुपर कंडक्टिविटी वाले केस में बताया था, तो हम टेम्परेचर कम कर देंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने के चार तरीके, पहला क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या है, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तीसरा क्या है, प्लेट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। चौथा क्या है, टेम्परेचर ऑफ बैटरी या सेल, जो भी आता है, बैटरी या सेल। यहां तक समझ में आ गया, ये चार टॉपिक है किसके लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस को कम करने के तरीके। अब इंटरनल रेजिस्टेंस कम करने के तरीके तो समझ में आ गए। तो जो हमको बाहर की तरफ करंट मिलती है, जब बाहर की तरफ वोल्टेज मेजर किया जाता है, तो ये बाहर का वोल्टेज तो केवल बाहर के लिए है, अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ एनर्जी खा रहा होता है। तो हम मानते हैं कि कितनी एनर्जी मिली, ईएमएफ एनर्जी मिली, ईएमएफ जितनी तो एनर्जी मिली चार्ज को, इक्वल, ये क्या क्या काम आएगी, बाहर के सर्किट में भी फ्लो करने के काम आएगी, अंदर के सर्किट में भी। बाहर मतलब ये बाहर, टर्मिनल के बाहर, और अंदर का मतलब ये बैटरी के अंदर भी चार्ज को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो बाहर का तो क्या हो गया, V वोल्टेज, बाहर तो कितना वोल्टेज मिल रहा है, V, प्लस अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, कितनी करंट जा रही है, I, और अंदर का रेजिस्टेंस R, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, V = IR होता है, V = IR होता है। तो इंटरनल के लिए क्या हो जाएगा, I और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, तो यहां पे लिख लिया I × स्मॉल r।
ये क्या है, ये वो एनर्जी है जो कहां लूज हो रही है, इंटरनली ये वाली एनर्जी लूज हो रही है। अब समझना, मान लो कि ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना, बाहर मिल रहा है 8 वोल्ट, तो अंदर कितना खर्च हो रहा होगा, 2 वोल्ट। अंदर कितना खर्च हो रहा होगा, 2 वोल्ट। बैटरी समझ में आ गया। जैसे अब आप मार्केट जाते हो और मार्केट में जब बैटरी परचेज करते हो, जो घड़ी का सेल लेके आते हो, उस पे लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है बराबर, ठीक है। वो 1.5 वोल्ट क्या लिखा है, वो उसका ईएमएफ लिखा है। क्या लिखा है उसके पास में, ईएमएफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जब आप उसे घड़ी में लगाओगे तो घड़ी का कोई एक्सटर्नल सर्किट में है, जैसे करंट फ्लो होगी तो वो क्या जाएगा, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में जाके वापस आएगा। मान लेते हैं वो घड़ी में दे रहा है 1.4 वोल्ट, तो 0.1 वोल्ट कहां जाएगा, उसका इंटरनल में खर्च हो जा रहा है, ठीक है ना। अब टाइम के साथ साथ क्या होता है, जैसे जैसे हम बैटरी यूज करते जाते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। कैसे, क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज होने लगती है। भाई आप उसके अंदर केमिकल्स भरे हुए हैं, केमिकल्स की केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से कंसंट्रेशन चेंज होती है। अब ये जो कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसका क्या होगा, इस कंसंट्रेशन चेंज होने की वजह से इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो अंदर एनर्जी भी ज्यादा लूज होगी, ठीक है। अब पहले कितना था, 1.5 वोल्ट से 1.4 बाहर देता था, 0.1 अंदर खा रहा है। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे सेल की लाइफ बढ़ेगी, सेल की लाइफ बढ़ेगी मतलब वो जैसे जैसे आप यूज करते जाओगे, उसमें क्या होगा, 1.2 वोल्ट बाहर दे रहा है, 0.3 वोल्ट अंदर खाने लग गया। फिर क्या होगा, फिर और ज्यादा, फिर और क्या करेंगे हम, जब और ज्यादा यूज कर लिया तो वो बाहर दे रहा है 0.7, अंदर खा रहा है 0.8, बाहर दे रहा है 0.7, अंदर खा रहा है 0.8, ठीक है। फिर इसके बाद में और ज्यादा यूज करते हैं तो और ज्यादा, अब बाहर दे रहा है 0.3 और अंदर खा रहा है 1.2, ठीक है ना। अब आपको देखा होगा, आपकी घड़ी जब सेल के अंदर उसकी वोल्टेज या उसका चार्ज खत्म होना शुरू हो जाता है तो क्या होता है, घड़ी धीरे चलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। वो मतलब टाइम आपने देखा कि सुबह 7 बज गए, पता चला 7 नहीं 7:30 हो गए, घड़ी धीरे चल रही थी आज तो, ठीक है। कई बार होता है ना ऐसा, तो घड़ी धीरे चलने लग जाती है। फिर क्या सोचते हो आप, सेल डाउन हो गया, सेल डाउन हो गया, आप निकाल लेते हो, नया सेल डाल दोगे उसकी जगह, घड़ी सही हो जाएगी आपके लिए। पर हम तो ऐसा नहीं करते, हम तो घड़ी आगे बढ़ाते हैं पहले, जब तक वो रुक नहीं जाती तब तक तो यूज करते जाते हैं, ठीक है। एक टाइम ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा होगा कि सेल जितना बाहर वोल्टेज खर्च करवाता है, ठीक है ना, उससे ज्यादा अंदर करवाने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा रीच हो जाएगा जब जितना वोल्टेज वो दे सकता है, कितना दे सकता है, 1.5 वोल्ट, वो सारा का सारा अंदर ही खर्च हो जाता है, बाहर वोल्टेज दे ही नहीं पा रहा है, तो वो करंट देना भी बंद कर देता है। बात समझ में आ गई। रिसाइकिल बैटरी में क्या होता है, रिसाइकिल बैटरी के अंदर हम उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना, ये जैसे आपने अभी करंट बाहर ली थी, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, करंट वापस से अंदर डालते हैं, वापस करंट अंदर डालते हैं, तो अंदर डालने के बाद में जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है ना, इसमें जो केमिकल्स भरे होते हैं, इनकी रिएक्शन रिवर्स हो जाती है। ये यहाँ पर क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन वापस से क्या बना देती है, रिएक्टेंट से वो क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट वापस बन जाते हैं, प्रोडक्ट से क्या बन जाते हैं, वापस रिएक्टेंट। तो ये वाला काम वापस हो जाता है, वो काम अलग है। अभी हम प्राइमरी सेल की बातें करें, ध्यान रखना, सेल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी सेल होते हैं उनको तो आप वापस चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक होता है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल को तो आप वापस चार्ज कर सकते हैं। सुना होगा ऐसा, जैसे आपने, जैसे लड़कों ने तो काफी यूज किया होगा, जैसे जीरो मशीन आती है अपने, ठीक है, जीरो मशीन चार्जिंग वाली होती है। अब उस चार्जिंग में लगा हुआ तो वैसा ही सेल है जैसा आप मार्केट में लेके आते हो, लगा हुआ तो वैसा ही सेल है। आपने क्या किया, उसे चार्ज कर लिया, चार्ज किया तो उसके अंदर जो रिएक्शन होती है वो उल्टी हो जाती है, उल्टी हो जाती है। अब की बार वो क्या है, चार्जिंग कंडीशन में, चार्जिंग कंडीशन में क्या होता है, एनोड पे तो करंट अंदर जाती है, कैथोड से बाहर निकल रही है। जबकि जब डिस्चार्जिंग कंडीशन होती है तब क्या है, एनोड से करंट बाहर आती है और कैथोड से अंदर जाती है। ये वाली बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो कौन सी बात है, वो केवल प्राइमरी सेल वाली बात हो रही है। अब प्राइमरी सेल के अंदर क्या हो रहा है, केवल एक ही साइड रिएक्शन चल रही है। तो जो हम घड़ी में सेल यूज करते हैं उसके अंदर रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होती, उसके अंदर जो भी केमिकल्स भरे हुए हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन वाले नहीं है। तो जैसे उसमें करंट खत्म होना शुरू, करंट मतलब कि उसके अंदर एनर्जी खत्म होना शुरू होती है, रिएक्शन कंप्लीट होना शुरू, तो सैचुरेशन पे पहुंच जाती है। आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा अपना, साम्य अवस्था, हिंदी वाले बोलते हैं साम्य अवस्था, अंग्रेजी वाले क्या बोलते होंगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम नाम से आती है ना, रिएक्शन पहले फास्ट होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, स्लो होना शुरू होती है। इस तरह का कुछ होगा ग्राफ, आपने इस तरह का कुछ ग्राफ होता है,
हाँ, अरे ये केमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम नाम से चैप्टर होता है तो है, ठीक है ना। उसमें क्या होता है, रिएक्शन चलती है, तूने पढ़ा ये पढ़ा, ऐसा कुछ याद है, ऐसा कुछ देखा लग रहा है, ठीक है, पढ़ते तो नहीं है कोई खास बात नहीं, ठीक। अब देखो, जब ये रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन होती जा रही है, ठीक है, रिएक्शन होती जा रही है और आपका प्रोडक्ट बनता जा रहा है, लेकिन अगर मान लो प्रोडक्ट से वापस रिएक्शन हो सके, प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट्स बन सके, तो उसे बोल देते हैं रिवर्सिबल, और नहीं बन सकती तो इरिवर्सिबल। तो जो प्राइमरी सेल होते हैं उसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब जैसे जैसे ये काम होता है, एक टाइम ऐसा रीच होता है जब जितना वोल्टेज दे सकता है वो सारा ही कौन खा जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाता है। मतलब 1.5 वोल्ट देनी थी, 1.5 वोल्ट ही कौन खा जाता है, अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस खा जाती है। तो बाहर तो आपके करंट बची नहीं, फ्लो होने के लिए वोल्टेज डिफरेंस बचे ही नहीं बाहर, तो करंट फ्लो होना बंद हो जाती है, हम कहते हैं सेल खराब होता है। अब ध्यान रखना, जब सेल खराब होता है इसका मतलब क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया है। ईएमएफ कम हुआ नहीं, ईएमएफ जिंदगी भर 1.5 वोल्ट ही रहेगा उसका। आप सेल मार्केट से परचेज करके लेके आओ और एक खराब सेल, दोनों का ईएमएफ सेम ही होगा, ईएमएफ सेम होगा, ध्यान रखना, वर्ड बोल रहा हूं ईएमएफ। ईएमएफ इसका भी 1.5 है, इसका भी 1.5 है। फर्क क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो नया वाला है इसका तो है कम, जो पुराना वाला है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा। तो जब ये करंट देना शुरू होता है तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये कम अंदर ड्रॉप करवाता है और बाहर ज्यादा वोल्टेज दे देता है। लेकिन इधर की बात करते हैं तो ये क्या करता है, पुराना वाला अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होने से सारा वोल्टेज अंदर ही खा जाता है, बाहर देने के लिए बचता ही नहीं है। ये वाली बातें समझ में आ गई आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस वाला केस समझ में आ गया। अब जब भी बैटरी शो करेंगे तो क्या करेंगे, इस तरह से शो करेंगे। ये तो है बैटरी जिसका ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल r। याद है, समझ में? इसमें कुछ पूछना आपको, समझ में आ गया? अब देखो, राजस्थान बोर्ड में एक बात नहीं लिखी है, लेकिन मैं आपको कंपटीशन पर्पस के लिए बता देता हूं, कंपटीशन पर्पस के लिए बता देता हूं, ठीक है ना, कि अगर आप कोई सेल लेके आओ, एक मार्केट से सेल परचेज कर लिया, इस सेल से आप मैक्सिमम करंट आउटपुट लेना चाहते हो, क्या लेना चाहते हो, मैक्सिमम करंट आउटपुट लेना चाहते हो, तो इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जितना है उतना ही रेजिस्टेंस एक्सटर्नल सर्किट में हो जाए, उतना ही रेजिस्टेंस का हो जाए एक्सटर्नल सर्किट में हो जाए, तो जो करंट होगी वो मैक्सिमम होगी, करंट होगी वो मैक्सिमम होगी, ठीक है ना, उतना ही रेजिस्टेंस क्या हो जाए बाहर हो, ये करंट मैक्सिमम होगी। ये कंपटीशन एग्जाम में छोटे वाले कंपटीशन, आईआईटी जेईई नीट वाली की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, बहुत छोटे वाले कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि वो कंडीशन बताओ जब क्या हो, आपके लिए सेल से आउटपुट करंट मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम कब होगी, जितना रेजिस्टेंस एक्सटर्नल में लगा हुआ है उतना ही रेजिस्टेंस कहां हो जाए, इंटरनल में, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, करंट आउटपुट मैक्सिमम। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस कम है तो बाहर भी कम, इंटरनल 2 है तो बाहर भी कितना लगाओ 2, तो करंट क्या हो जाएगी मैक्सिमम। इंटरनल है 10 तो बाहर भी क्या लगा दो 10, तो करंट क्या हो जाएगी मैक्सिमम। यहां तक बातें समझ में आ गई, ओके। अब समझना, अब सेल के कॉम्बिनेशन आते हैं। सेल के कॉम्बिनेशन में भी जैसे रेजिस्टेंस में था वैसे ही सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, 2 सेल ले लिए, एक और ये 2 सेल, इन दोनों को ऐसे सीरीज में लगा लिया। ये है EMF 1 EMF 2, ये है R1 R2। अब दोनों को एक साथ लगाएंगे तो देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इससे भी करंट इधर आ रही है, इससे भी करंट इधर आ रही है, तो इन दोनों के EMF ऐड हो जाएंगे, तो इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, तो सीरीज कनेक्शन के लिए यहां तक ठीक है। अब मान लो कि मैंने एक बैटरी को उल्टा लगा दिया, उल्टा लगा दिया का मतलब क्या है, ये तो लगा ली पहली बैटरी और दूसरी बैटरी को क्या किया, ऐसे उल्टा लगा दिया, तो अब की बार EMF सीरीज में EMF 1 माइनस EMF 2 उल्टा हो गया, प्लस माइनस ये उल्टा हो गया, पर रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस तो 8 ही होंगे, R
सीरीज में आ जाएगा R1 प्लस, ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब मान लो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसा होता है, दो बैटरी लगाई, एक ऊपर लगाई EMF 1, एक लगा दी EMF 2, इन दोनों की। तो अब EMF पैरेलल के अंदर कितना होगा, EMF पैरेलल में E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में E1 प्लस E2। आपने ऐसा कुछ फॉर्मूला देखा होगा, M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में M1 प्लस M2, जो आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th क्लास के अंदर वहां पे पढ़ते थे, वैसा कुछ होता था। तो वैसा ही कुछ है, 1 2 2 1 1 2, ठीक है। अच्छा, अब R इक्विवेलेंट या R पैरेलल के अंदर देखो, ये पैरेलल के रेजिस्टेंस है, पैरेलल के रेजिस्टेंस में अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था, सेम वैसा ही करना है, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, इसका डेरिवेशन भी है, ठीक है, डेरिवेशन रख लेना, कोई खास काम नहीं। हालांकि आ गया तो छोटा क्वेश्चन ही आएगा इसमें से, डेरिवेशन आता है तो वो छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा। बड़ा क्वेश्चन तो तब होगा जब वो डेरिवेशन भी करवा ले और एक क्वेश्चन भी दे दे साथ में, ठीक है, सर्किट वाले केस में। यहाँ तक समझ में आ गया आपको EMF के अंदर, ठीक है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर अब ये बताओ कि EMF के बाद में कौन सा टॉपिक दे रखा है, खत्म है? अच्छा, आगे वाला चैप्टर शुरू हो गया, KVL KCL। यहाँ तक सबको समझ में आ गया?